दोस्तों पिछले कई सालों में अगर एक सेक्टर है जिसने सब सेक्टर्स को आउट परफॉर्म किया है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। पिछले कई सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज ने आपको बना कर दी है और आने वाले टाइम में भी आने वाले भी 15-20 सालों में एटलीस्ट ऐसा कोई चीज नहीं लग रही जिससे हमें इस बात पे डाउट हो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ऐसा ही परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे बढ़ रही है। अलग अलग टाइप की कंपनीज अलग अलग टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे करके काफी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो अलग अलग चीजों में यूज हो रही हैं और उससे लगातार टेक्नोलॉजी सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है वो बढ़ रही है। और दोस्तों ऐसी ही रिटर्न्स मुझे लगता है आने वाले 10-15 सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर जनरेट करके देने वाला है। और आज दोस्तों मैं एक ऐसे स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी कंपनी पे बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है आने वाले कई टाइम तक एक बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके देगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं 3 पार्ट्स में बात करूंगा। सबसे पहले हम इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ये क्या काम करती है और इसने कैसा परफॉर्म किया है। फिर हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और एंड में हम देखेंगे कि इसका प्राइस अभी कैसा चल रहा है और क्या अभी आपको इसको ऐड करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स में बात करते हैं तो ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और अगर हम इसके बिजनेस सेगमेंट पे बात करें तो 2 पार्ट्स में इसका बिजनेस सेगमेंट बटा हुआ है, एक कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। तो जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है उसमें तो बेसिकली ये रहता है कि जितनी भी एप्स हैं उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट जिन भी कस्टमर्स को करवानी होती है तो वो उस कस्टमर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और मेजर जो इसका रेवेन्यू है ये इसी से जनरेट होता है। लगभग 99% रेवेन्यू इसका इसी प्लेटफॉर्म से जनरेट होता है। उसके अलावा दूसरा है इसका एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। इसमें जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, जो ऑनलाइन आना चाहते हैं, अपनी ऐप डेवलप कराना चाहते हैं, अपना कोई डेटा एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो वो एक इसका पार्ट रहता है बिजनेस का। और मेजरली दोस्तों इस कंपनी का काम क्या रहता है, ये एंड टू एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जनरेट करके देती है। अगर आप इसके रेवेन्यू की ब्रेकअप की बात करेंगे तो 49.7% रेवेन्यू इसका इंडिया से जनरेट हो रहा है और 50% से ज्यादा रेवेन्यू इसका बाहर से यानी इंटरनेशनल से जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंपनी कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, ये सर्विस क्या प्रोवाइड करती है कस्टमर के लिए। तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे, स्विगी एक फूड डिलीवरी ऐप है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पास एफएल इंडिया के पास आने का, कि अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहती थी। तो यहां पर दोस्तों जो एफएल इंडिया का कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन है ये अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर यहां पर कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। कस्टमर्स को अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी उनके मोबाइल पे ताकि वो यहां पर फूड डिलीवरी कराने के लिए अट्रैक्ट हो पाए। और दोस्तों अगर रिजल्ट देखेंगे तो 177% यहां पर इंक्रीज हो पाया इसका न्यू यूजर स्विगी के पास यहां पर आ पाए। तो ऐसी कंपनी दोस्तों यहां पर एफएल इंडिया के पास आती है अपनी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए और इनको यहां पर एक अच्छा रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहां पर कंपनीज भी एडवर्टाइज करा के खुश क्यों है, क्योंकि ये जो पेमेंट लेते हैं ये कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर के हिसाब से लेते हैं। यानी कि जितना यूजर प्लेटफॉर्म पे आएगा उस ऐप की उसी के हिसाब से ये कंपनीज एफएल इंडिया को पैसा देते हैं। और 88% जो इनका रेवेन्यू है ये कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर के जो इनका बिजनेस मॉडल है उसके थ्रू ही ये जनरेट करते हैं, क्योंकि इस रेवेन्यू मॉडल से कंपनीज भी यहां पर आकर खुश हैं क्योंकि उनको पता है जितना यहां पर प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से ही उनको पैसे देने होंगे। तो इसलिए ये एक काफी बेनिफिशियल दोनों के लिए रहता है, कंपनी के लिए भी और साथ साथ एफएल इंडिया के लिए भी। अब दोस्तों अगर हम यहां पर इसके मेजर वर्टिकल्स में बात करें तो मेजरली ये ई कॉमर्स, एडटेक, एंटरटेनमेंट, फिनटेक, फूड टेक, एफएमसीजी, इन कंपनीज को यहां पर अपना मेजरली एडवर्टाइजिंग करा रही है। इसके अलावा गेमिंग, गवर्नमेंट, ग्रोसरीज और हेल्थ टेक, ये टोटल दोस्तों 10 ऐसे अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिनसे एफएल इंडिया 90% के आसपास अपना रेवेन्यू इस वक्त जनरेट कर रही है। और दोस्तों अगर हम यहां पर इसके कस्टमर्स में बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स इसके पास हैं। अगर आप यहां पर ई कॉमर्स में देखेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी एप्स इसके पास हैं। एंटरटेनमेंट में देखिए आप बुक माई शो, विंक, ऑल्ट बालाजी जैसी एप्स इससे अपनी एडवर्टाइजिंग करा रही है। उसके अलावा फिनटेक में देखेंगे फोन पे, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके पास आकर अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रही हैं और बहुत अच्छे रेवेन्यूज उस कंपनी को भी जनरेट हो रहे हैं और उसकी वजह से यहां पर एफएल इंडिया को भी लगातार बेनिफिट हो रहे हैं।
अब दोस्तों अगर हम इसकी इंडस्ट्री पे यहाँ पर बात करते हैं तो अभी लगातार आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐप जितनी भी आ रही हैं वो इंडिया में नई नई ऐप्स आ रही हैं और धीरे धीरे जो कंपनीज हैं वो भी जो अपना मेजर मार्केटिंग का एक्सपेंस है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा है। अभी तक कंपनीज मेजरली ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट कराया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर इसका जो स्पेंड है वो बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर आप एस्टिमेटेड ट्रेंड इंडिया में देखेंगे तो आने वाले टाइम में 32% जो मोबाइल का एड स्पेंड है वो कंपनीज मोबाइल की ऐप के थ्रू कराने वाली है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये बिजनेस ऐसे ही ग्रो होने वाला है। उसका दो रीजन है। सबसे पहला तो एप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हैं। अभी आप देखते होंगे ऑनलाइन बहुत ज्यादा चीजें हैं जो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। अभी तक जो बिजनेसेस ऑफलाइन थे वो भी धीरे धीरे अब अपनी ऐप लॉन्च करके ऑनलाइन आ रहे हैं। और जो बिजनेसेस हैं वो एफएल इंडिया के थ्रू काम करा के भी खुश है। उसका रीजन क्या है कि उनको पता है कि जब उनका एक्चुअली रेवेन्यू में वो चीज कन्वर्ट हो रही है तभी उनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा रहती है जो इनका रेवेन्यू मॉडल है उसकी वजह से। तो इसलिए ये कंपनी मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रो होने वाली है और बहुत अच्छे जनरेट करके देगी ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को भी। अब आइए दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि पिछले 4-5 सालों में किस तरह से इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहां पर इसके रेवेन्यू को देखेंगे पिछले 4 सालों में तो आप यहां पर देख सकते हैं मार्च 2018 में जो इसकी सेल्स थी वो 167 करोड़ के आसपास चल रही थी, जो अभी मार्च 21 का जो ईयर गया है उसमें 517 करोड़ के आसपास हो गई थी। तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसने सेल्स में दिखाई है। और अगर हम लास्ट 12 मंथ्स की यहाँ पर सेल देखते हैं तो 719 करोड़ के आसपास सेल हो चुकी है। तो लगातार इसकी जो सेल है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके मार्जिन पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2018 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन था वो 27% के आसपास था। अभी इसका जो मार्जिन है वो 22% के आसपास चल रहा है। तो यानी कि लास्ट के 4-5 सालों में कंसिस्टेंटली 20% से ऊपर के इसके ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर चल रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट पे बात करते हैं तो आप देखें 2018 में 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो अभी मार्च 21 में 135 करोड़ के आसपास हो चुका है। और अगर हम लास्ट 12 मंथ्स की बात करें तो 172 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट यहां पर हो चुका है। ईपीएस अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ईपीएस भी लगातार इसका ग्रो हो रहा है। जहां आप देखेंगे मार्च 2018 में 2 रुपए के आसपास इसका ईपीएस चला करता था, वो अब 13 रुपए के आसपास हो चुका है। 6 गुना इंप्रूवमेंट इसके ईपीएस में भी यहां पर हो चुकी है। अगर आप 3 सालों में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 69% के आसपास की है। और लास्ट 1 साल में अगर आप देखेंगे 109% के आसपास की प्रॉफिट में ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप सेल्स की बात करें तो 46% की सीएजीआर की ग्रोथ इसके यहां पर सेल्स में दिख रही है और 80% की 1 साल में। तो यहां पर अगर आप यहां पर रेवेन्यूज इसके देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं तो लगातार ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर आप लास्ट के 2 क्वार्टर्स पे यहां पर देखें यानी कि जून 21 और सितंबर 21, तो इसमें भी एक अच्छी खासी आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। सितंबर 21 में अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। 275 करोड़ के आसपास की इसकी सेल हुई है, जो अभी तक अगर आप पिछले 7-8 क्वार्टर्स में देखेंगे कभी इसकी एक क्वार्टर में इतनी सेल नहीं हुई थी। तो सेल काफी अच्छी इसकी इंप्रूव हुई है सितंबर 21 में। लेकिन दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहां पर इसके थोड़े कम हो गए हैं। 19% के आसपास इसके ऑपरेटिंग मार्जिन हो गए हैं। अगर हम सितंबर के क्वार्टर की बात करते हैं जो आज से 6-7 क्वार्टर पहले 31-33% के आसपास चलता था। तो ये एक नेगेटिव बात यहां पर हो रही है इसमें कि इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हो रहे हैं और उसका असर आपको इसके प्रॉफिट में और इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है कि इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो थोड़े यहां पर कम हो गए। क्योंकि आप यहां पर देखिए मार्च 21 के क्वार्टर में इसकी जो सेल थी वो सिर्फ 142 करोड़ की थी, लेकिन इसके जो नेट प्रॉफिट थे वो 59 करोड़ के थे। सितंबर में इसकी सेल तो बहुत अच्छी ग्रो हुई है, 275 करोड़ के आसपास की हो गई है, लेकिन उसके मुकाबले में इसके जो प्रॉफिट है वो ग्रो नहीं हुआ है। प्रॉफिट इसका 48 करोड़ के आसपास हुआ है। तो इसके जो मार्जिन है पिछले 1-2 क्वार्टर में कम हुए हैं, ये एक थोड़ा इंपैक्ट अभी इसके शेयर पे भी यहां पर दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके और रेशियोज पे यहां पर बात करते हैं तो अगर हम इसकी यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे
तो बहुत अच्छी है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% के आसपास चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे 46% के आसपास की है। तो यहां पर जो इसकी रेशोज है ये सारी अच्छी दिख रही है, इसके प्रॉफिट में ग्रोथ भी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये ऐसे ही ग्रो होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में एडवर्टाइजमेंट और ज्यादा ऐसे ही होने वाली है, आने वाले टाइम में एप्स और ज्यादा आएंगी और ऐसे ही जो कंपनीज का धीरे धीरे स्पेंड है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में बढ़ने वाला है। तो इस कंपनी को उस चीज का फायदा आने वाले टाइम में होते हुए दिख सकता है। अब दोस्तों ये तो हमने इसके फंडामेंटल्स की बात कर ली, इस कंपनी के बारे में बात कर ली। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसके शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हम दो चीजें यहां पर देखेंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं कि पी रेशो इसकी किस हिसाब से चल रही है पिछले 1-1.5 साल में। उसके बाद हम इसके प्राइस मूवमेंट में ये देखेंगे कि क्या ये जो डेली मूविंग एवरेज है उसके आसपास कितना ये चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी पी रेशो से इसके प्राइस को कंपेयर करते हैं तो 1 साल में, अगर हम पहले 1 साल में ले लेते हैं, तो अगर आप 1 साल पहले देखेंगे, 1 साल पहले एग्जैक्टली 1 साल पहले इसका पी 114 रुपए के आसपास हुआ करता था, जो बढ़ के एक टाइम पे 165 रुपीज के आसपास चला गया था। तो आप अगर देखेंगे इसका पी ऑन एवरेज 140-160 के आसपास यहां पर दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ टाइम में इसका जो पी अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं 80 के आसपास आ चुका है। दोस्तों पी रेशो किसी भी कंपनी का ये बताता है, बेसिकली पी रेशो को देख के आप ये समझ सकते हैं कि क्या वो कंपनी इस वक्त हमें सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। एक शेयर की असली वैल्यू उसकी पी आपको बता सकती है। तो यानी कि एक शेयर, यही सेम शेयर आपको 160 के आसपास पी में मिल रहा था एक टाइम पे और अभी प्रेजेंटली ये 80 के आसपास मिल रहा है। यानी कि पी के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखते हैं तो आधे प्राइस पे ये आपको मिल रहा है। वहीं दोस्तों इसकी अर्निंग पर शेयर अगर हम देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर इसका लगातार ग्रो हो रहा है। 1 साल पहले 7 के आसपास चला करता था, जो अभी 13.24 के आसपास हो चुका है। और अगर आप इसका 1 साल का पी यहां पर देखेंगे तो 100 के आसपास इसका पी है। तो 1 साल में अगर हम इसकी वैल्यूएशंस को देखते हैं तो यहां पर काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे आ चुका है। एक 1260 रुपए के ऑल टाइम हाई को छू के ये अभी लगभग 15 से 18% करेक्ट यहां पर हो चुका है। दोस्तों ये कंपनी 2019 में मार्केट में लिस्ट हुई थी और वहां से लेकर अगर हम अभी भी देखते हैं तो मीडियन पी इसका 82.7 के आसपास निकल के आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं पिछले 2-2.5 सालों में जब से ये लिस्ट हुआ है तो ये जो अपना मीडियन पी है उसके नीचे चल रहा है। तो यानी कि अभी कंपैरेटिवली ये सस्ते में हमें यहां पर मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके प्राइस चार्ट पे यहां पर नजर डालेंगे तो मैंने यहां पर इसके 20, 50, 100 और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ले लिया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ये स्टॉक अभी अपने 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है और ये अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने वाला है। तो अगर हम 100 डेज का इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे वो 1046 के आसपास आ रहा है और अभी ये शेयर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1066 के आसपास दिख रहा है। तो दोस्तों ये शेयर लगभग अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टाइम होता है जब एक शेयर को हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, अगर उसके फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है और उसके जो शेयर्स है उसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ऐसा एक अच्छा मोमेंट होता है जब हम धीरे धीरे ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी है। अपने रिस्क को समझकर ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।